जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन के बारे में हो चुका है। प्री हिस्टोरिक एज के बारे में आपको हमने बता दिया है, चाहे वो पैलियोलिथिक एज हो, चाहे वो मेसोलिथिक एज हो, चाहे वो न्यूलिथिक एज हो, चाहे वो लोअर पैलियोलिथिक एज हो, अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, ये सारा सब कुछ हमने इससे पहले वाले में, और कैल्कोलिथिक, स्टोन एज या जो भी था इससे पहले हम सब कुछ आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिए हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे पुरास्थलों की बात हम लोग कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख पुरास्थल हैं, खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। वहीं पर मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राखालदास बनर्जी, जिनको आर डी बनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये आपके हैं मोहनजोदाड़ो पुरास्थल, सा है चान्होदड़ो पुरास्थल है, और आपका एक सुतकागेंडोर पुरास्थल है। इसी को ही सिंधु सभ्यता का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से थोड़े से कह सकते हैं कि बहुत नाम मात्र के कुछ बंदरगाह के ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं, बाकी इस तरह से कुछ नहीं। हाँ, ये व्यापारिक केंद्र माना जाता था, मैप में हमने आपको पहले से बताया। अब देखिए, जैसे आपका ये है, देखिए मैप पे थोड़ा सा चीजें आप लोगों को आसान हो जाएंगी। पे आपने क्या पढ़ लिया है? हड़प्पा पुरास्थल के बारे में। इसकी खोज 1921 में हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और यह जो है आपका पाकिस्तान पंजाब प्रांत साहिवाल मांडगोमरी जिले में स्थित है। दूसरे पुरास्थल की अगर आप लोग बात करें तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे है, ये रावी नदी के बाएं तट पे है। ये इधर से रावी नदी बहती हुई आ रही है, तो रावी नदी के ये बाएं तट पर है, और ये जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। कौन सिंधु नदी के दाहिने तट पर है? मोहनजोदाड़ो पुरास्थल, सभ्यता का बड़ा पुरास्थल माना जाता है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। अब इसी के ठीक सामने एक पुरास्थल है जिसका नाम है चान्होदड़ो पुरास्थल। चान्होदड़ो पुरास्थल की अगर हम लोग बात करें तो यह पूरे सिंधु सभ्यता का एक मात्र पुरास्थल है जहां से झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण मिला है, और यही एकमात्र पुरास्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। चान्होदड़ो, देखिए ये आपका है चान्होदड़ो पुरास्थल। चान्होदड़ो पुरास्थल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1931 में हुई थी, आजादी से पहले ये खोजा गया था, 1931 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे एनजी मजूमदार। इनका पूरा नाम क्या है? ननी गोपाल मजूमदार। तो ननी गोपाल मजूमदार ने 1931 में इस पुरास्थल को खोजा जो चान्होदड़ो पुरास्थल के नाम से जाना गया। यह एक मात्र पुरास्थल है जहां से झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण मिला है। तो झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण आपका कहां से मिला है? तो चान्होदड़ो पुरास्थल। दूसरी चान्होदड़ो पुरास्थल की क्या विशेषता है? यह इसकी विशेषता है कि यह एक मात्र पुरास्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, जो आपका दुर्गीकृत नहीं है। बाकी सारे के सारे पुरास्थल आपके दुर्गीकृत हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसको औद्योगिक नगर की संज्ञा दी जाती है। यहीं पर एक पुरास्थल और है जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल माना जाता है, जिसका नाम है सुतकागेंडोर पुरास्थल। इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें, इसकी खोज तो ये 1927 में हुई थी। 1927 में इसकी खोज हुई थी सुतकागेंडोर की। सुतकागेंडोर की विशेषता क्या है? इसे सिंधु सभ्यता का चौराहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस समय का व्यापार का केंद्र बिंदु था, व्यापारिक चौराहा कहा जाता था। अब आप देखिए, जैसे एक चान्होदड़ो आपका हो गया, एक मोहनजोदड़ो हो गया, एक हड़प्पा हो गया, और एक सुतकागेंडोर हो गया। तो ये पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के जितने प्रमुख पुरास्थल हैं, यही आपको इतना ही पढ़ना है। इतना ही से जो क्वेश्चन बनना होगा बनेगा, इससे ज्यादा और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लोग देख लेते, जैसे एक तो आपका दुर्गीकृत। दूसरी विशेषता यहाँ की क्या है कि यह पुरास्थल जो था ये औद्योगिक नगर था। यहाँ क्या था? औद्योगिक नगर। तो भाई जब औद्योगिक नगर था तो यहाँ किस चीज का उद्योग था? यहाँ ये सवाल बनता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ की बताई गई है, यहाँ से पूरा संपूर्ण फेशियल किट का प्रमाण मिला है। फेशियल किट का मतलब समझ रहे हैं? शीशा, कंघी, लाली, लिपस्टिक, काजल, एत, शीशा, कंघी, पाउडर, जितने भी लगभग आपके सौंदर्य प्रसाधन वाली वस्तुएं होती हैं वो आपकी यहाँ से मिली थी। कहाँ से? चान्होदड़ो पुरास्थल से। तो इसकी यही विशेषता है कि इसको यहाँ से जो था वो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का प्रमाण मिला है। सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का प्रमाण चान्होदड़ो से मिला है, जैसे आपका हो गया शीशा, तमाम पूरा संपूर्ण फेशियल किट।
यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण फेशियल किट, पूर्ण फेशियल किट का प्रमाण मिला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी कारण से इसको क्या कहा गया, औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई। सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, अब ये बनाए जाने का प्रमाण यहाँ मिला था। जैसे मान लीजिए लिपस्टिक है या जो है काजल है या इत्र है, तो ये सब यहाँ बनाया जाता था। तो एक तरह से देखा गया भाई ढेर सारी मात्रा में दिखा, तो इससे अनुमान लगाया गया कि हाँ इसका मतलब ये जो है औद्योगिक नगर रहा होगा, यहाँ पे जो है बनाया जाता था। दूसरी चीज यहाँ सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ की और एक विशेषता ये है कि चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है कि जहाँ पे मिट्टी के ईंट बने थे, मिट्टी के ईंट, और वो कच्ची मिट्टी के ईंट थे, और उसी पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया। तो इसका मतलब ये था कि बिल्ली भी जानवर थी और कुत्ता भी था, और बिल्ली कुत्ते से कहीं ना कहीं डरती थी। जैसे आज आप देख लीजिए बिल्ली वगैरह कहीं अगर दिखती हैं तो जो कुतौने होते हैं उनको गन 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 कर करते, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान उन मिट्टियों पर मिला है जो मिट्टी के ईंट बने थे। एक ईंट कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, ईंट क्या थी, कच्ची ईंट थी, पकी ईंट नहीं थी, है ना, नहीं पकी ईंट पे कहां दिखाई देगा। तो कच्ची ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला। इससे अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब ये दोनों जानवर उस टाइम हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं कुत्ता जो है एक तरह से कहा जाए रखवाली का काम करता था। अरे भाई आदि मानव के द्वारा कुत्ते को ही सबसे पहले मध्यपाषाण काल में पालतू बनाया गया, और नवपाषाण काल में आपका भेड़ बनाया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे और सारे पशुओं को पाला जाने लगा। तो अब यहां हमने देखा क्या क्या इसकी विशेषता, झूकर झाकर संस्कृति देखने को मिली, यह दुर्गीकृत नहीं है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज था वो औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर मतलब सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, संपूर्ण फेशियल किट का प्रमाण मिला, सीसा, कंघी, काजल, इत्र आदि का प्रमाण मिला है। इसके अलावा कुछ यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर घड़ियाल और मछली के चित्र का अंकन है। यहाँ की और एक विशेषता है कि एक मुद्रा मिली है पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियों का प्रमाण मिला है। अरे प्रमाण क्या मतलब अंकन मिला है, मछलियां है। देखिए एक चीज तो ये होगी कि एक मुद्रा मिली है और इस मुद्रा पर 3 घड़ियाल के चित्र एवं 2 मछलियों का चित्र बना। इसका मतलब ये था कि उस समय घड़ियाल और मछली से भी ये लोग परिचित थे। दूसरी चीज क्या मिली है, कांसे की सुई का प्रमाण मिला है। कि सुई का जो प्रमाण मिला है वो कहां से आपका मिला है, चान्होदड़ो पुरा स्थल से मिला है। चान्होदड़ो पुरा स्थल की जो विशेषता आपकी बताई गई कि औद्योगिक नगर था और ये दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत का मतलब ये होता है कि यहाँ पे किला नहीं था, किला वगैरह नहीं, यही एक पूरे सिंधु सभ्यता का यही एकमात्र पुरा स्थल था जो आपका क्या था, किलाबंद नहीं था। तो चान्होदड़ो पुरा स्थल की इतनी महत्वपूर्ण विशेषता थी जो हमने आपको बताया। ठीक, तो चारों पुरा स्थल पाकिस्तान के जो वक्राकार ईंट का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। वक्राकार ईंट, अलंकृत ईंट का प्रमाण तो अभी भारत में मिलेगा कालीबंगा से राजस्थान में, लेकिन वक्र पृष्ठ वाला तो यहाँ से वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। क्या मिला है, चान्होदड़ो से वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है वक्राकार ईंट का प्रमाण, वक्र पृष्ठ वाला आप जानते होंगे, उसी तरह से वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं भारत के वो कौन कौन से पुरा स्थल हैं उसमें देखेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें वहां से आपको बताते हैं। सीधे चलते हैं कि भारत में वो कौन कौन से पुरा स्थल हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भारत में जो सबसे पहला पुरा स्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हम 5 नंबर पे लिख देते हैं लोथल पुरा स्थल, पूरा मैप पे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो लोथल पुरा स्थल है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर। तो इधर से एक साबरमती नदी आती है और इधर से आती है भोगवा नदी। तो साबरमती और भोगवा नदी का संगम होता है। उसके बाद ये नदी आकर के आपका खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ने का इसका जो क्षेत्र है वो इधर को बहती हुई आ रही है, ये ऐसे ही बहते हुए आ रहे हैं। खंभात की खाड़ी में नदी विलीन हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध अरब सागर से है। तो जब इसका संबंध अरब सागर से है तो इसको देख के अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब जो है कि जो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोथल पुरा स्थल सबसे महत्व माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करें
ये नदी है, इस नदी को कहते हैं भोगवा नदी, इस नदी को कहते हैं साबरमती नदी। अब इसके बाद यहीं पर जो है ये बड़ा सा सीपोर्ट पाया गया, बंदरगाह जिसको कहते हैं। लंबाई इसकी लगभग 220 मीटर के आसपास थी, बाहर निकलने का रास्ता था। इसकी लंबाई लगभग 220 के आसपास थी, 220 मीटर के आसपास। चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 35 मीटर थी। लेकिन इसकी गहराई की अगर हम लोग बात करें कि इसकी गहराई कितनी थी, तो गहराई की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 38 मीटर। आप सोचिए 38 मीटर कम नहीं होता है, 38 मीटर गहराई थी। और यहीं से जो है एक पानी का जहाज का प्रमाण मिला है। ये पानी का जहाज, इससे ये पता चला कि यहां पे बंदरगाह हुआ करता था। पानी का जहाज, सीपोर्ट एकदम क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये बंदरगाह हुआ करता था। और बगल में नगर हुआ करता था। इधर आपका नगर क्षेत्र था, नगर क्षेत्र, नगर क्षेत्र। ये बाहर निकलने का रास्ता था, ये मुख्य सड़क हुआ करती थी। ये मुख्य सड़क हुआ करती थी। सड़क पर आने का मार्ग था, ये बाहर आने का मार्ग। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे इधर अरब सागर होते हुए खंभात की खाड़ी से और इसी नदी के सहारे जहाजें अंदर आती थी और यहीं पर किनारे किनारे लग के सामान इनका उतारा जाता था। और उसके बाद फिर जो है ये सड़कों के माध्यम से पूरे नगरों में इसको भेजा जाता था। तो लोथल पुरास्थल की अगर हम लोग बात करें, लोथल पुरास्थल विशेषता इसकी ये बतलाई जाती है कि यही एकमात्र ऐसा पुरास्थल था जिसके मकान के दरवाजे जो थे वो पीछे की तरफ ना खुल के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो मुख्य सड़क की ओर इसलिए खुलते थे कि उस समय भाई इतना ज़्यादा टेक्निकल युग तो था नहीं, टेक्निकल युग। और बाकी दरवाजे कॉलोनी के पीछे की तरफ खुलते थे, कॉलोनी की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं। इसलिए मान लीजिए अभी सड़क की तरफ खुले, कोनो बचवा निकला फुटकर, बड़बड़ बड़बड़ उधर से गारा, उधर से कोनो भैंसा गाड़ी आ रही, मारा फ्यूज उड़ गया उसका। ये व्यापारिक नगर था। तो लोथल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले यहां आपको बता दें कि यह व्यापारिक नगर था। इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें, खोज 1954 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता की अगर हम लोग बात करें, S.R. राव थे, S.R. राव। पूरा नाम क्या था? शिकारी रंगनाथ राव। पूरा नाम इनका था शिकारी रंगनाथ राव। ये स्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अहमदाबाद में है, गुजरात में। कहाँ पड़ेगा ये? भारत में। भारत के जितने पुरास्थल हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। ये एक बंदरगाह पुरास्थल था। मतलब इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी, यहाँ से डाक यार्ड या फिर हम लोग इसको पत्तन नगर कह सकते हैं या गोदीवाड़ा भी इसको कहा जाएगा या बंदरगाह, यही एकमात्र पुरास्थल था जहां से डाक यार्ड, गोदीवाड़ा या पत्तन नगर या बंदरगाह का प्रमाण मिला है। मतलब कि ये जो बड़ा सा बंदरगाह था, इसकी लंबाई आप देख रहे हैं कितनी है, लंबाई 220 मीटर से अधिक थी। और इसकी चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 35 मीटर और इसकी गहराई 38 मीटर। 38 मीटर गहराई का मतलब बहुत गहरा होता है। तो इससे एकदम क्लियर पता चल गया कि ये लोथल बंदरगाह है। ये जो लोथल पुरास्थल है, यहाँ पर किसका प्रमाण मिला है? तो बंदरगाह का। किसका प्रमाण? बंदरगाह। ये बंदरगाह जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। नदी कौन सी है? तो नदी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो नदी आपकी यहाँ पे आ जाएगी क्या? नदी। तो नदी की अगर बात करें तो मुख्य रूप से कौन सी है? भोगवा। और दोनों का संगम हो रहा है, ऐसा नहीं है, भोगवा नदी। बाकी आपकी साबरमती भी है। साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर यह पूरा स्थल स्थित है। दूसरी यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह व्यापारिक नगर तो था ही, व्यापारिक नगर था और व्यापारिक नगर में जहाजें भी यहाँ पे आया करती थी, इसका भी प्रमाण है। हमने आपको बताया था कि ये आपका सुतका गेंडोर है,
यहाँ से भी कुछ बंदरगाह के इस तरह प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं मिलता है जितना मजबूती के साथ आपका लोथलपुरा स्थल से मिलता है। तो लोथलपुरा स्थल से विदेशी मोहर भी मिली है। अब इसी विदेशी मोहर से एकदम पता चल गया कि इसका मतलब कि अपना उस समय का भारत अर्थात सिंधु सभ्यता के समय लोथल मतलब गुजरात से विदेश से भी व्यापार हुआ करता था। और वो मोहर जो मिली है विदेशी मोहर, वो कहाँ से मिली है? तो विदेशी मोहर की अगर हम लोग बात करें तो वो फारस की मोहर थी। विदेशी मोहर फारस की थी, जो विदेशी मोहर थी वो फारस की थी। इसके अलावा जो है 3 युग्मित समाधियां मिली हैं। अब ये कहीं ना कहीं सती प्रथा को प्रचलित करता है कि ना, यहाँ ये नहीं पता था कि पुरुष के जाने के बाद स्त्री को जाना पड़ता था या स्त्री के जाने के बाद पुरुष को जाना पड़ता था, इसका प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, युग्मित समाधियां मिली हैं पति पत्नी को साथ दफन किए जाने का। ये पति पत्नी को साथ दफन किए जाने का ये जो मामला था ये वैदिक काल में था। और वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता वो पितृ प्रधान समाज था। लेकिन सिंधु सभ्यता पितृ प्रधान नहीं था। जो सिंधु सभ्यता थी वो आपकी मातृ सत्तात्मक थी। तो पितृ सत्तात्मक में पुरुष के जाने के बाद महिला को जाना तय हो जाता था। तो इसका मतलब जहां मातृ प्रधान रहा होगा वहां मातृ मतलब महिला के जाने के बाद पुरुष को जाना तय था। तो ये सती प्रथा नहीं बल्कि इसको पति प्रथा कहा जाएगा। मतलब इस तरह से यहाँ से प्रमाण वगैरह मिले हैं। बाकी इसके अलावा भी और अन्य नरकंकाल भी पाए गए हैं। यहाँ से क्या मिला है? प्रमाण। दूसरी चीज क्या थी? यहां से तराजू और बाट का भी प्रमाण मिला है। तराजू और बाट का प्रमाण भी यहां से मिला है। वो 16 के गुणज में हुआ करता था, 16 के गुणज में होता था। इनकी जो माप तौल की इकाई थी, मतलब जो सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, वो 16 के अनुपात में थी। और 16 के गुणज में चाहे 16 हो, चाहे 32 हो, चाहे 64 हो, तो इस प्रकार से यहाँ पे होती थी। तो तराजू एवं बाट का प्रमाण मिला। इसका मतलब माप तौल के बारे में भी ये लोग जानते थे। दूसरी चीज है दिशा सूचक यंत्र का प्रमाण मिला है। दिशा सूचक यंत्र का प्रमाण मिला है। इसको तो छोड़ दीजिए, इसके साथ साथ हाथी का जो दांत था, हाथी के दांत के काट करके उसको, हाथी के दांत को काट करके और सीधा पटरी का प्रमाण मिला, मतलब स्केल का प्रमाण मिला है। तो यहां से हाथी दांत का स्केल का प्रमाण मिला है। ठीक, स्केल का प्रमाण मिला है, स्केल का प्रमाण मिला है। दिशा सूचक यंत्र का प्रमाण मिला है। यहां से भी आपका हड़प्पा की भांति यहां से भी स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, ये जो स्वास्तिक चिन्ह था ये किस देवता को समर्पित था? तो ये सूर्य देवता को समर्पित था। सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता को समर्पित था। ये सूर्य देवता को समर्पित था जो स्वास्तिक का चिन्ह। अगर मान लीजिए हड़प्पा विकल्प में आ जाए तो वो भी आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा विकल्प में नहीं रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? लोथल आपका सही हो जाएगा। व्यापारिक नगर तो था ही भाई, लोथलपुरा स्थल आपका व्यापारी नगर तो एकदम था ही। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? दूसरी विशेषता कपड़ा रंगाई का गड्ढा भी मिला है। इसके साथ साथ अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण, एक अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। जैसे आपका पाकिस्तान में 2 पुरास्थल पाए गए, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, तो कहीं ना कहीं लोथलपुरा स्थल को भारत का लघु या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई। व्यापारिक शहर था, व्यापारिक नगर था या व्यापारिक शहर था, एकदम वीआईपी था। तो उन लोगों से ये कम नहीं था। इसकी भी स्थिति बेहतरीन थी। पक्की सड़कें वहां से मिली, पक्की सड़कें यहां से मिली, वो भी नदी किनारे, ये भी नदी किनारे। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोथल उससे कई हजार गुना ज्यादा व्यवस्थित था। तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। कपड़ा रंगाई का गड्ढा मिला, इसका मतलब ये था कि ये लोग कपड़ा रंगाई का काम भी करते थे। कपड़ा रंगाई का गड्ढा मिला है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से चीज है।
यसार राव 1954 में खोजा गया, अहमदाबाद गुजरात भारत में, डॉकयार्ड पत्तनगढ़ गोदीवाड़ा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है तो दोनों के संगम पर आप देख रहे हैं साबरमती और भोगवा की, लेकिन मुख्य नदी अगर इसका कहा जाएगा तो आपका भोगवा नदी आ जाएगी। विदेशी मोहर जो फारस की थी, इससे एकदम कन्फर्म हो गया कि इसका मतलब लोथल से पूरा व्यापारिक चीज़ें जो है वहाँ तक जाती थी। अब ये फारस की खाड़ी से होते हुए मेसोपोटामिया, बेबीलोन और वो सुमेरियन सभ्यता, तो उधर से ये लोग इधर को आते थे और इधर से उधर को जाते थे, इस जहाज के आधार पे एकदम पता चल गया। तो पूरी तरह से व्यापारिक शहर होने का कारण ये था। और जो आपका चान्होदड़ो हमने बताया, चान्होदड़ो की विशेषता क्या थी? तो चान्होदड़ो की विशेषता ये थी कि वो औद्योगिक नगर था और ये व्यापारिक नगर है। वो औद्योगिक नगर था तो ये व्यापारिक नगर है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा भी कुछ और पुरा स्थल हमारे भारत में हैं, तो कुछ और पुरा स्थल हैं, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात में एक और महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, इसके ठीक उत्तर में कच्छ जो क्षेत्र है उसी कच्छ में है, जिसका नाम है धौलावीरा पुरा स्थल। तो श्वेत पाषाण खंड यहाँ से मिले और कुएं मिले, तो धौला का मतलब होता है सफ़ेद, धौला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। तो इससे कुआं, इससे पता चला कि यहाँ पर सफ़ेद रंग का क्या मिला है? सफ़ेद रंग का कुआं, सफ़ेद रंग का कुआं मिला है। तो मतलब उसकी जो दीवारें थी कुआं की, वो सफ़ेद रंग से क्या की गई थी? पेंट की गई थी। और सफ़ेद सफ़ेद पत्थर श्वेत पाषाण भी मिले हैं उसको। इसी अनुसार, इसी आधार पे इसका नाम क्या रखा गया? धौलावीरा पुरा स्थल। धौलावीरा पुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। देखिए ये आपका गुजरात है, ये गुजरात, ये यहीं पर जो है स्थित है। ये कौन सा पुरा स्थल? धौलावीरा पुरा स्थल। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, इधर पाकिस्तान, तो कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी आ रहा है, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में पड़ता है। हमने क्या बताया? ये आपका कच्छ क्षेत्र है, कच्छ क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह पुरा स्थल, अब सबसे पहले इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज लगभग 1967 से 68 के आसपास मानी जाती है खोज। और इसके खोजकर्ता की अगर हम लोग बात करें, कर्ता की अगर बात करें तो जेपी जोशी थे, जेपी जोशी थे। लेकिन इसके उत्खनन का कार्य वो 1990 में हुआ, में शुरू हुआ। किसके द्वारा किया गया उत्खनन का कार्य? तो उत्खनन का जो कार्य किया गया वो आर.एस. बिष्ट के द्वारा। तो यहाँ पे दो नाम आता है के द्वारा किया गया, द्वारा किया गया। तो दो नाम आता है। एक तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इस पुरा स्थल की खोज किसने की? तो 1967 या 68 के आसपास इसे खोजकर्ता जेपी जोशी, मतलब जयप्रकाश जोशी हुआ करते थे। लेकिन इसके उत्खनन का कार्य, जो खुदाई वाला काम प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ? 1990 से। तो 1990 से मतलब बहुत दिनों के बाद इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। और किसके द्वारा किया गया? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि धौलावीरा पुरा स्थल की खोज किसने की थी? तो मान लो विकल्प में जयप्रकाश जोशी नहीं है, आर.एस. बिष्ट हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए विकल्प में दोनों है, तब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, खोज पूछ रहा है या फिर किसके निर्देशन में खुदाई हुई या फिर किसके निर्देशन में उत्खनन का कार्य हुआ, ये पूछ रहा है। तो धौलावीरा पुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, दूसरा बड़ा पुरा स्थल है, दूसरा बड़ा पुरा स्थल है। ठीक, इसके जो नगर थे वो उसका विभाजन 3 भागों में किया गया था। नगरों का अभी पूरी बना देते हैं। नगरों का विभाजन कितने भागों में था? 3 भागों में, 3 भागों में इसका विभाजन किया गया था। खोज हो गई, खोजकर्ता हो गए। अब हम लोग इसका स्थान देख लेते हैं। तो इसके स्थान की अगर हम लोग बात करें कि इसका स्थान आपका गुजरात में है, कच्छ जिला, कच्छ जिला, भचाऊ तहसील के पास, भचाऊ तहसील क्षेत्र में। बताया कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब ये अगला है, यहाँ से नदी कौन सी है, किस नदी पर था?
नदी। तो मनहर नदी थी, मनहर एवं मनसर नदी थी के दोआब में, के दोआब, दोआब क्षेत्र में, मतलब दोनों नदियों के बीच में हुआ करता था, दोआब क्षेत्र में था। इसके नगरों का विभाजन हमने आपको बताया 3 भागों में किया गया है, पूरा स्थल। इसके नदियों की अगर हम लोग बात करें, ये 2 नदी है, एक इधर से आ रही है मनहर नदी और एक आ रही है मनसर नदी, मनसर। और ये जाके गिर कहाँ रही है? कच्छ की खाड़ी में। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है और ये आपका कच्छ क्षेत्र है। ये ऊपर पाकिस्तान है, उस तरफ अफगानिस्तान, ओ सॉरी राजस्थान है। ये नदी है मनहर नदी और दूसरी जो नदी है वो मनसर है। तो एक आपकी मनहर नदी हो गई और दूसरी आपकी कौन सी हो गई? मनसर नदी। मनसर नदी, मनसर नदी, ये मनहर नदी, मनहर नदी। अब इसी के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी। नगर जो थे वो आयताकार हुआ करते थे, नगर ऐसे आयताकार थे। और इसकी क्या विशेषता थी? इसकी केवल इतना ही विशेषता नहीं थी, ये तीनों नगर जो थे 3 रक्षा प्राचीर दीवार से घिरे हुए थे। एक बाउंड्री नहीं थी, इसमें 3 बाउंड्री वाल था। तो ये 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरे हुए थे ऐसे। फिर इसी के सीध में नहीं था, फिर यहाँ था ये, फिर इसके सीध में नहीं था, फिर इधर था। देख रहे हैं कितना जुगाड़ से था। ये जो ऊपर वाला है ये अवम नगर है, बीच वाला था मध्य नगर, और ये 3 रक्षा प्राचीर है, एक नहीं 3 रक्षा प्राचीर, 3 रक्षा प्राचीर से घिरा था। एक रक्षा प्राचीर नहीं, 3 रक्षा प्राचीर से घिरा था। अब ये लोग इसलिए दिमाग ऐसा लगाते थे, अपना लगाए रहे होंगे, ये था प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। यहां वीआईपी लोग रहते थे, यहां थोड़ा सा मिडिल फैमिली वाले रहते थे, यहां एकदम कमजोर वर्ग के लोग रहते थे। एकदम ये क्लियर हो गया, अधिकारी वगैरह यहाँ रहते, उनके ड्राइवर वगैरह यहाँ, और उससे नीचे वाले यहाँ रहते थे। इसका मतलब ये था कि ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित भी करना चाह रहे थे। दोआब क्षेत्र में ये सभ्यता विकसित भी हुई है, जैसे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो जैसे मान लीजिए कोई आया चोर, ऐसे करके किसी तरह से घुस गया या बाउंड्री कूद के घुस गया। अब क्या किया, उसको सब लोग दौड़ाया, वो गन 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 करके भाग रहा है। जैसे भागा गन गन गन, जाके यहाँ लड़ा, थूथून जैसे लड़ा, गिरा, चारों पाव चित्त, फिर भगा इधर उठ के, और फिर इधर भागा, फिर यहाँ थूथून लड़ा ठकाक से। तो जो पीछे से दौड़ा रहा है, जो यहाँ का आदमी, उसको पता है हमको कहाँ से मुड़ना है, और ये सोचा भैया सीधे भी निकल जाएंगे, जाके ठकाक से लड़ा। जब तक उठ के फिर बढ़ा, तब तक तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आते आते इसको लोग पकड़ लेते थे। तो इतना इनके पास दिमाग था। दूसरी यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? धौलावीरा की। यहाँ से 10 अक्षरों की एक लिपि मिली है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। 10 अक्षरों की लिपि, यही एक मात्र ऐसा पुरा स्थल है प्लेट। अब इस पे कुछ ऐसे ही लिखा गया था जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब पता नहीं था ये इसका कैसे प्रयोग करते थे। ये 10 अक्षरों की लिपि मिली है। अब ये जो 10 अक्षरों की लिपि मिली है, ये है नेम प्लेट, नेम प्लेट। अब इस पे क्या लिखा है आज तक नहीं पता चला है। 10 अक्षरों की लिपि, 10 अक्षरों की लिपि। तो 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण कहां से मिला है? धौलावीरा पुरास्थल से। और इसी को देख के ये पता चला कि इसका मतलब पूरे सैंधववासी पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे। मनका बनाने की पता कहां से चली थी? चनहुदड़ों से और लोथल से। तो मनका मतलब क्या होता है? माला। तो मनका बनाने की कला लोथल वालों ने भी सीखा, मनका बनाने की कला
चांद हुदड़ो वाले ने सीखा। अरे भाई चांद हुदड़ो में हमने पूरा फेशियल किट बता ही दिया है, तो वहाँ तो था ही। तो मनका बनाने की जो कला थी वो चांद हुदड़ो में भी था और आपका लोथल में भी था। धौलावीरा की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिली है वो 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण मिला है। 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण मिला है। 3 नगरों विभाजन इसका 3 भागों में है और ये नगर जो थे वो सब आयताकार थे। नगर आयताकार भी थे, नगर आयताकार थे। इसके जो नगर थे वो आयताकार थे। 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से घेरा गया था। ये जो दोनों नदियां थी ये बरसाती नदी थी, जैसे बरसात में पानी वगैरह आता था तब ये आती थी, है ना, बरसाती नदी थी। हिमालयी नदी नहीं थी क्योंकि इसमें हमेशा पानी नहीं रहता था। हाँ, हिमालय से जब आती थी जो भी नदी वहां से पानी, लेकिन अब हिमालय का यहाँ दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा यहाँ से और क्या क्या अन्य चीजें मिली है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लिखा देते हैं आपको। अन्य पुरातत्व चीजों में आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था क्या कि पालिशदार सफेद पत्थर के भी टुकड़े मिले हैं। पशुओं की कांस्य की आकृति का कुछ छोटे छोटे आकृतियां मिली हैं। कब्रिस्तान का भी प्रमाण मिला है। पत्थर की टंकी का प्रमाण मिला है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब बड़ी सी पत्थर की टंकी ये लोग बनाते थे। इसका हमें लगता मानना ये था कि इन लोगों का कि बारिश का जब पानी बरसेगा तो उसमें एकत्रित हो जाएगा, फिर वहां से नाली बनेगी थी, है ना, क्योंकि पाइप नुमा नाली का प्रमाण मिला है जल निकासी के लिए। जो है पाइप नुमा किसका प्रमाण मिला है, नाली का। तो पत्थर की टंकी और वो भी छत के ऊपर ये लोग बनाते थे। यहां से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण दिखता है। प्रणाली का प्रमाण, जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण। जल पानी बहने और इसकी व्यवस्था कहाँ की गई थी, तो आपके धौलावीरा पुरास्थल से। क्रिकेट स्टेडियम या खेल के मैदान का भी प्रमाण मिला। इससे देख के अनुमान लगाया गया, इसका मतलब ये लोग खेल वगैरह में भी रुचि रखते थे। नेवले की मूर्ति का प्रमाण मिला है। सांप नेवला वाली जो कहानी है, इसका मतलब कि ये लोग नेवला वाला पालते रहे होंगे ताकि जो है सांप ना आए। क्यों? क्योंकि नेवला और सांप का 36 का आंकड़ा होता है, जहां नेवले होते हैं वहां पे सांप नहीं जाएगा। तो इसको दिमाग में ये लोग अपना रखे रहे होंगे, हो सकता है सांप वगैरह ना आए। लेकिन अब सांप का प्रमाण कहीं से नहीं मिला। जल निकासी की पाइप नुमा नाली का प्रमाण मिला। ये सारी चीजें जो आपकी देखी गई वो धौलावीरा पुरास्थल से देखी गई। तो सबसे बेहतरीन जो चीज थी वो 10 अक्षरों की जो संकेत अक्षर लिपि थी, और ये आपकी जल उन्नत प्रबंधन प्रणाली जो सबसे बेहतरीन थी। बाकी इसके नगरों का विभाजन 3 भागों में रक्षा प्राचीर दीवारों से घेरा गया था। अब इसके बाद जो बचे पुरास्थल हैं, चाहे वो भारत के ही बचे ही हैं, पाकिस्तान कोई मतलब नहीं, कुछ कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जहां से कुछ चीजें मिली हैं जो आपकी भर्ती परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो वो चीज हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।